हेलो गाइज। आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पुस्तक का अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम कक्षा 6 के अध्याय पहला, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, का अध्ययन करेंगे। हमारे अध्याय फर्स्ट का नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। मतलब हमें किसी एक पर्टिकुलर प्रदेश की स्थिति, उसकी लोकेशन, अक्षांश और देशांतर के संबंध में कैसे क्या की जा सकती है, उसकी स्टडी करेंगे। तो ये जो बुक है वो कक्षा 6 के विद्यार्थी के स्तर के हिसाब से बनाई गई है। तो हमें उसी हिसाब से धीरे 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 करके आगे बढ़ना होगा। इस पुस्तक को अध्ययन करने के बाद में हम समझेंगे कि मानचित्र क्या है सबसे पहले तो, और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसके अलावा मानचित्र के मुख्य क्या क्या घटक हैं, मानचित्र के अपन मुख्य घटकों के बारे में इस पुस्तक के द्वारा जानेंगे। इसके अलावा इस वाले चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम पता लगाएंगे कि ये निर्देशांक क्या है। निर्देशांक की जो परिभाषा है वो भी इस पुस्तक में बेहतरीन तरीके से दी गई है। इसके अलावा पृथ्वी पर किसी भी स्थान को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी स्थान की लोकेशन को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा का उपयोग किया जाता है। तो वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग हम कैसे करेंगे, इसका पता भी हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में समझ जाएंगे। फिर उसके बाद में बात करते हैं देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे ज्ञात करते हैं, और वह देशांतर से किस प्रकार से संबंधित है। मतलब कि अक्षांश का प्रयोग तो हम करते हैं किसी भी स्थान की लोकेशन को देखने के लिए, किसी भी स्थान की स्थिति को देखने के लिए, और देशांतर का यूज अपन करेंगे स्थानीय समय और वहां के मानक समय को देखने के लिए, समझने के लिए, निर्धारित करने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी पुस्तक के पहले अध्याय की ओर। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले पेज में। इसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए कि हम किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं और उस नगर में जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनके बारे में कैसे पता लगाएंगे। इसके अंदर एक लघु नगर का मानचित्र दिया गया है एक बच्चे के लिए। और उसमें ये बताया गया है कि यदि कोई बच्चा रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है तो अगर उसे चिकित्सालय जाना है तो वो किस प्रकार से कौन से रास्ते से ऊपर जाएगा। तब इसके अंदर ये बताया गया है कि ये चिकित्सालय जाने के लिए ये वाला रास्ता होगा। और अगर उसे नगर पंचायत जाना है तो उसके लिए उसे ये वाला रास्ता देखना पड़ेगा जो इस चिकित्सालय से पीछे से होकर निकलता है। अगर उसे विद्यालय जाना है तो ये इधर से होके निकलेगा, ये विद्यालय रहा और ये बाजार रहा, ये वहां का संग्रहालय रहा, ये वहां बैंक रहा, और ये रहा वहां का सार्वजनिक क्या बोलते हैं उद्यान है, और ये यहाँ के रेजिडेंशियल एरिया है। अ, अपन देखते हैं इसमें इस मैप में भी बताया गया है कि किसी भी मैप के इस वाले कोने में इस वाले कोने में राइट कोने के ऊपर की तरफ एक दिशा डायरेक्शन का वो दिया होता है, चिन्ह दिया होता है, जिसमें 4 दिशाएं, नॉर्मली ये छोटी क्लासों का इसलिए इसमें बताया गया है, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण दिशाएं दी गई है। बाकी नॉर्मली एक सिंपल सा एरो दिया होता है, उस एरो में सिर्फ उत्तर दिशा का ज्ञान करवाया जाता है, बाकी सब दिशाएं ऑटोमेटिकली आ जाती है। परंतु इस वाले मैप में ये सब कुछ दिया हुआ है, तो ये सिर्फ एक जनरली एक सामान्य सा परिचय देने के लिए दिया गया है कि मानचित्र का परिचय देने के लिए कि इधर उत्तर की ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसमें उत्तर नजर आएगा, दक्षिण की तरफ सॉरी नीचे की तरफ जाने पर दक्षिण दिशा है, और राइट की तरफ आता है पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा, और वेस्ट की तरफ इधर लेफ्ट की तरफ, मानचित्र में हमेशा लेफ्ट की तरफ क्या आता है, पश्चिम आता है, ठीक है, वेस्ट आता है। ये एक काल्पनिक लघु नगर का एक मानचित्र है। अ, इसके बाद में ये पढ़ने के बाद में हमें ये पता चलता है कि मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो ये दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है,
और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। नॉर्मली अपन गूगल मैप यूज करते हैं, तो गूगल मैप को अपन क्यों यूज करते हैं? गूगल मैप को किसी अनजान जगह पे जाने के लिए तभी तो यूज करते हैं कि अब हमें फलानी जगह पे जाना है, तो किसी जगह पे जाना है तो हम उस जगह की लोकेशन डालते हैं और फिर वहां पे अपन डायरेक्शन भी डालते हैं कि अपन को कौन सी दिशा में जाना है और अपने को वहां जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि। फिर इसमें दिया गया है कि मानचित्र के दाएं कोने पर शीर्ष पर स्थित चार तीर दिखाए गए हैं। दाएं कोने के शीर्ष पर ये इनकी बात कर रहा है स्टूडेंट्स। वे कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं जो मानचित्रों को समझने में। अभी इसमें कुछ बच्चों के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए, चलिए ये हमारे काम की बात नहीं है। फिर अपन बात है मानचित्र और उसके घटक। यहाँ से हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट और अ, यहाँ से हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर का इम्पोर्टेंस शुरू हो जाता है। मानचित्र और उसके घटक। अब चलते हैं, बात करते हैं। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। ये साधारण उदाहरण की कौन सी वाली बात कर रहा है? जो ऊपर हमने मैप जो मैप बताया था ना, ये वाला लघु लघु नगर का मानचित्र दिया हुआ है, ये इसके बारे में बात कर रहा है। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। इससे हम समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक। मानचित्र क्या होता है? एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। मानचित्र क्या एक प्रतीकात्मक चित्रण है या रेखांकन है। ये है एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बे का भी हो सकता है। यह है एक भारत क्षेत्र, मान लीजिए एक राज्य का भी हो सकता है, या भारत जैसे अति विशाल देश का भी हो सकता है, या संपूर्ण विश्व का भी हो सकता है। और हालांकि अपन यूज भी करते हैं संपूर्ण विश्व का। मानचित्र की आप सतह को देखते हैं तो आप ऊपर से क्या देखते हैं? मानचित्र की सतह वो एकदम सिंपल और प्लेन होती है ना। ठीक है, उसमें यही बताया गया है। तो इसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है। इसमें मानचित्र की छोटी सी एक परिभाषा दी हुई है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? एटलस। इसमें एटलस एटलस क्या होती है? मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह होती है, मानचित्रावली होती है। यह क्या होती है? मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है, ठीक है। इसके बाद में मानचित्र क्या होते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। मानचित्र क्या होते हैं? अनेक प्रकार के मानचित्र बताए गए हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहले आता है भौतिक मानचित्र। मुख्य रूप से अ, उसमें 3 प्रकार के मानचित्र। एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक में मानचित्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। एक आता है भौतिक मानचित्र, एक आता है भौतिक मानचित्र, एक आता है राजनीतिक मानचित्र, एक आता है थीमेटिक मानचित्र। चलिए आइए जानते हैं इन तीनों के बारे में। इन तीनों के बारे में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आता है भौतिक मानचित्र। मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों, मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों के बारे में, महासागरों के बारे में और नदियों के बारे में दर्शाया जाता है। जैसे कि पर्वतों, महासागरों और नदियों के बारे में जिसमें दर्शाया जाता है, वो कौन से मानचित्र होते हैं? भौतिक मानचित्र होते हैं। मतलब कि भौतिक भूभागों के बारे में, जैसे पर्वतों, महासागरों, नदियों के अलावा और भी भौतिक फीचर्स होते हैं। फिजिकल फीचर्स जितने भी होते हैं उनको भौतिक, उनको जिस मैप में दर्शाया जाता है उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पर्वत बना हुआ है, यहाँ पे मैदान बना हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद में राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में इसमें देशों और राज्यों, सीमाओं और नगरों आदि को दर्शाते हैं। इसमें देशों को, राज्यों को, सीमाओं को आदि को दर्शाया जाता है। सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को और उनकी राजधानियों को इसमें भारत का एक मानचित्र होता है, ठीक है। जैसे कि भारत की राजनीतिक सीमाओं को दर्शाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है? किसी भी प्रदेश की, किसी भी भूभाग की राजनीतिक सीमाओं को दर्शाया जाता है। जैसे कि राजस्थान में विभिन्न जिलों को दर्शाया जाता है, जिलों में विभिन्न तहसीलों को दर्शाया जाता है, विभिन्न गाँव को, विभिन्न नगरों को दर्शाया जाता है, और किसी भी देश में विभिन्न राज्यों को दर्शाया जाता है। कुछ इस प्रकार से। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। गाइस जी, यहाँ से अपने को एक नई इंफॉर्मेशन मिली है थीमेटिक मानचित्र के बारे में। वैसे तो हम बड़ी क्लासों में नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 6th क्लास की बुक में भी एक थीमेटिक मानचित्र के बारे में कुछ बताया गया है। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सूचना के लिए अपन एक विशिष्ट प्रकार के मैप का यूज करते हैं, थीमेटिक मानचित्र। जैसे अपन किसी कल्चर के बारे में, अगर अपने को किसी सांस्कृतिक तत्वों के बारे में, जैसे कि अपने को खनिज के बारे में पता लगाना है,
कि किसी खनिज के लिए एक विशेष मैप बनाना है कि खनिजों के बारे में कि कौन सा खनिज कौन से देश में है, तो हम उस मानचित्र को क्या बोलेंगे, थीमेटिक मानचित्र बोलेंगे। कोई जन घनत्व से रिलेटेड कोई मैप बनाना है तो उस मैप को भी अपन थीमेटिक मानचित्र बोलेंगे। किसी विशेष प्रकार की सूचना, कोई विषय विशेष से रिलेटेड जो मैप होता है उसको क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए गाइस मानचित्रों के प्रकार। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं मानचित्र के तीन प्रमुख घटक होते हैं। ये भी हमारे लिए नोट करने वाली बात है, किसी भी मानचित्र के तीन प्रमुख घटक होते हैं। किसी भी मानचित्र के लिए तीन प्रमुख घटक होते हैं। ये तीन प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, दूरी, दूरी, फिर दूसरा होता है दिशा और प्रतीक चिन्ह। दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। किसी भी मानचित्र, जब एक मानचित्र संपूर्ण मानचित्र बनता है तब उस मानचित्र में अपन क्या क्या देख सकते हैं, किन किन के चीजों के द्वारा एक संपूर्ण मानचित्र बनता है। मानचित्र में एक तो दूरी दिखाई जाती है दो स्थानों के बीच की, फिर एक दो स्थानों के सापेक्ष दिशा दिखाई जाती है कि कौन से स्थान, पर्टिकुलर स्थान से किसी कोई दूसरा सापेक्ष स्थान किस दिशा में है, किस दूरी पर है, और वो स्थान किस चीज का या किस स्थान को प्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि वो एक हॉस्पिटल है, या वो कोई एक विद्यालय है, या फिर वो एक कोई सार्वजनिक स्थान है, या फिर वो कोई प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस हिसाब से वो एक प्रतीक चिन्ह के थ्रू भी उसको दिशा, वो नदी है या कोई पहाड़ है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इन तीनों दिशा, इन तीनों मुख्य चीजों के बाद एक क्या बनता है, एक मानचित्र बनता है। इन तीनों बातों को सम्मिलित करने पर एक मानचित्र संपूर्ण बनता है। प्रथम दो के बारे में इसमें ये बताया गया, प्रथम दो के बारे में पहले जान चुके हैं। जैसे कि इस वाले मैप में ये बताया गया है कि पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन से जैसे कि संग्रहालय है ये कौन सी दिशा में है, तो ये पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन से ये संग्रहालय कौन सी दिशा में है, ये संग्रहालय हो गया। जैसे कि ये उत्तर, जैसे कि ये वाली उत्तर दिशा हो गई, ये वाली दक्षिण दिशा हो गई, और ये वाली पूर्व दिशा, ये वाली पश्चिम दिशा हो गई, सॉरी गाइस, ये वाली पूर्व दिशा हो गई। तो ये जो है ये उत्तर और दक्षिण, ये उत्तर और पश्चिम के दिशा में क्या है, रेलवे स्टेशन है। और रेलवे स्टेशन के जस्ट इधर कौन सी साइड आएगी, पूर्व और दक्षिण साइड आ गई। तो ये रेलवे जो संग्रहालय है ये कौन सी साइड में है, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्वी साइड में पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर दिशा और दूरी दोनों इसके अंदर बताया। प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। एक, अब इसमें एक मान छोटे से टुकड़े पर किस सहायता से बनाया जाता है, किस हिसाब से बनाया जाता है, ये बता रहा है कि अपन देखते हैं कि एक वृहद क्षेत्र को कागज के छोटे से टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सिंपल सा उत्तर है मानचित्र की स्केल की सहायता से। मानचित्र को किसकी सहायता से बनाया जाता है, स्केल की सहायता से बनाया जाता है। जैसे कि अपन इतने बड़े ग्लोब को एक सिंपल से छोटे से कागज पर, एक एटलस पर, एक दीवार मैप पर कैसे बना सकते हैं, सिर्फ एक स्केल की सहायता से। तो चलिए देखते हैं मानचित्र जहाँ यहाँ सेंटीमीटर धरातल पर निश्चित दूरी का कुछ एक मानचित्र होता है, वो निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अ, इसमें भी दिखाया गया है कि देखो ये वाला मानचित्र आप देख रहे हैं, इसमें तो खैर नहीं है, चलो ठीक है देखते हैं। स्केल के नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई के ऊपर वो, हाँ ठीक है। मानचित्र में किन्हीं वास्तविक दूरी स्केल पर निर्भर करती है जिसका मानचित्र उपभोग करता है। मानचित्र पर क्या होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस मानचित्र की स्केल पर निर्भर करती है जिसे मानचित्र का उपयोग होता है। ठीक है गाइज, मानचित्र पर चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी उस वास्तविक दूरी का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्केल बोला है यहाँ पे। उसको क्या बोला है यहाँ पे, स्केल बोला है। स्केल किसको बोला है, दो दो वास्तविक बिंदु, जैसे कि दिल्ली और जयपुर के बीच में वास्तविक बिंदु, वास्तविक दूरी, और उन्हीं दिल्ली और जयपुर को अगर अपन मैप में दिखाएंगे तो उनकी मैप में क्या लंबाई होगी, उन दोनों के अनुपात को क्या बोला है इसने, इसने स्केल बोला है उन दोनों के माप को। ठीक है गाइस, ठीक है, इसके बाद में अपन करते हैं। फिर इसके बाद में दिशाओं के बारे में बताया गया है। इस अपन ने ये देखा, ये वाला अपने को दिख रहा है कंपास, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 8 दिशाएं बताई गई है गाइस। सबसे पहले तो
ऊपर मानचित्र में देखते हैं तो मेनली अपने को चार दिशाएं दिखाई देती हैं। मेनली अगर बड़े लेवल का मानचित्र होता है, एटलस होता है, उसमें सिर्फ एक ही दिशा दिखाई देती है, उत्तर। उत्तर के आधार पे अपने को चार प्रमुख दिशाओं का आइडिया लगाना होता है, जैसे कि उत्तर आएगा, ऊपर की ओर उत्तर आएगा, नीचे की ओर दक्षिण आएगा, और लेफ्ट की ओर क्या आएगा, पश्चिम आएगा, और राइट की ओर पूर्व दिशा आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में बाकी इन्हें चार अन्य दिशाओं के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व आएगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम आएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम आएगा, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व आएगा। ये चार अन्य दिशाएं हो गई। तो इसने क्या बताया है कि चार दिशाओं को, ये चार दिशाएं जो शीर्ष चार दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन चार दिशाओं को चतुर्दिश कहा है। क्या कहा है? चतुर्दिश या प्रधान बिंदु कहा जाता है। इन चार दिशाओं को चतुर्दिश या प्रधान बिंदु कहा जाता है। शीर्ष पर उत्तर, घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, दक्षिण और पश्चिम है, इन्हें चतुर्दिश कहा है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और का भी उपयोग किया जाता है, और का भी उपयोग किया जाता है। ये गौण दिशाएं होती है। मेनली क्या होता है कि अधिकतर मानचित्रों में एक तीर होता है जो उत्तर की दिशा की ओर अंकित करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर्मली मानचित्रों में एक तीर बना हुआ होता है राइट साइड में, कोने में, ऊपर की कोने में तीर के द्वारा, और जिसके ऊपर क्या लगा, या तो एन लिखा होता है और या हिंदी में ऊ लिखा होता है, जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। बाकी सब अपने को आइडिया लगाना होता है, और वो इस हिसाब से आइडिया लगाएंगे कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, और इस राइट साइड में पूर्व होगा, और जस्ट पूर्व के अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या होगा, पश्चिम होगा, वेस्ट होगा। उत्तर के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होगा, दक्षिण होगा। नीचे की ओर कौन सा डायरेक्शन होगी, दक्षिण डायरेक्शन होगी। फिर फिर बात करते हैं गाइस मानचित्र के तीसरे कंपोनेंट्स की, जो जिसको बोलते हैं प्रतीक चिन्ह। और प्रतीक चिन्ह मानचित्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य लघु आरेखों हैं, लेकिन एक बड़े नगर या देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता। जैसे कि गाइस इसके अंदर तो इन लोगों ने क्या कर दिया है, रेलवे स्टेशन का डायग्राम बना दिया, विद्यालय का डायग्राम बना दिया, चिकित्सालय का डायग्राम बना दिया, आवासीय भवन का डायग्राम बना दिया, सड़क का डायग्राम बना दिया, संग्रहालय का डायग्राम बना दिया है, नगर पंचायत कैसी होती है उस हिसाब से उसका बैंक का बना दिया है, बाजार का बना दिया है। लेकिन क्या होता है कि कई बार बड़े माप से राजस्थान का मैप अगर एक कागज पे बनाएंगे, तो उसमें हर एक चीज पे ये तो नहीं दिखा सकते ना कि यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे नदी बह रही है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन बना हुआ है, यहाँ पे रेलवे लाइन गुजर रही है। उन सबको तो अपन प्रतीक चिन्हों के बेस पे ही दिखाना होगा। तो इस हिसाब से बड़े नगर के लिए इन सभी चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है, इसलिए इन सभी आकृतियों के रेखांकन के लिए कुछ विशिष्ट चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों में विभिन्न प्रकार के भवन, जैसे रेलवे स्टेशन है, विद्यालय है, डाकघर है। मार्गों के लिए जैसे रेलवे लाइन है, सड़क है, नदी है, ताल है। वन के लिए प्रतीक चिन्ह। इन उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझे, इसके लिए मानचित्र में विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के लिए अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय, जैसे इसमें क्या है, सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भारत के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया गया है। ये चीज गाइस इम्पोर्टेंट है। ये जो चिन्ह अपन दिखाए गए हैं, ये वाले चिन्ह, ये भारत सरकार का जो एक निकाय है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण कौन सा विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसके द्वारा ये चिन्ह प्रमुख रूप से दिए गए हैं भारत के भागों के लिए, कि अगर रेलवे लाइन दिखानी है तो इस प्रकार के चिन्हों का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि अगर बड़ी लाइन दिखानी है तो ये वाला चिन्ह होगा, अगर छोटी लाइन दिखानी है तो ये वाला चिन्ह होगा, और अगर रेलवे स्टेशन दिखाना है तो रेलवे लाइन के साथ इस प्रकार का कुछ बनाना होगा जिसमें लिखा होगा रेलवे स्टेशन। अगर सड़कें दिखानी है तो इस प्रकार के डायग्राम्स का यूज किया गया। इसका मतलब होगा पक्की सड़कें, इसका मतलब होगा कच्ची सड़कें। सीमा दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार के यूज किए गए। अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो अपने को इस प्रकार से कुछ दिखाना होगा। अगर
राज्य सीमा है तो कुछ इस प्रकार से, और अगर जिले की सीमा है तो इस प्रकार से, जो कि राजनीतिक मानचित्रों में यूज किया जाता है। अगर नदी दिखानी है तो कुछ इस प्रकार से, अगर कुआं दिखाना है तो कुछ इस प्रकार से होगा, तालाब दिखाना है तो कुछ इस प्रकार से, और अगर नहर नहर दिखानी है तो ये गाइस इस प्रकार से दिखानी होगी, और अगर कोई सेतु या कोई दर्रा या कोई कोई संकरा रास्ता दो पर्वतों के बीच का, तो इस प्रकार से यूज करना होगा। यदि मंदिर दिखाना है तो इस प्रकार से, यदि कोई चर्च दिखाना है क्रिश्चियन का, इस प्रकार से, मस्जिद दिखानी है तो इस प्रकार से, कोई छतरी बनी हुई किसी राजा महाराजा किसी संत की, कोई लोक देवता की, तो इस प्रकार से अपने को दिखाना होगा। डाकघर के लिए पोस्ट ऑफिस की ओ का यूज किया जाएगा। डाक के लिए पीटीओ, टेलीग्राफ कार्यालय के लिए इस प्रकार का यूज किया जाएगा। पीएसपी स्टेशन के लिए इस प्रकार से यूज किया जाएगा। बस्तियां दिखाने के लिए इस प्रकार का चिन्ह है, और कब्रिस्तान दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से है। वृक्ष दिखाने के लिए ये, और घास दिखाने के लिए ये, इस प्रकार के चिन्ह सामान्यतः गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं, जो कि फिक्स हैं, और ये हमसे एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम्स में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं पृथ्वी का मानचित्रण। ने मानचित्र पढ़ा, अब तक गए हमने क्या क्या पढ़ा? मानचित्र के बारे में पढ़ा कि मानचित्र क्या होता है, मानचित्र का यूज कैसे किया जाता है, और मानचित्र के तीन इंपोर्टेंट कंपोनेंट पढ़े, तीन इंपोर्टेंट घटक पढ़े। क्या घटक थे वो? एक तो गाइस था दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। डायरेक्शन, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है, इसके बाद में गाइस अपन अगला पृथ्वी का मानचित्रण, ये वाला अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि पृथ्वी का मानचित्रण कैसे किया जाता है और इसकी क्या प्रोसेस है, अक्षांश, देशांतर, निर्देशांक, इन सब को अपन एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।